बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रुकैया फ़ारूक हियर फ्रॉम टीम मैट स्पार्कल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ एस्थमा। डेफिनेशन की बात करें तो एस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज एंड इट कॉजेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन और एक एस्थमा का पेशेंट दोनों सेम एलर्जेंस को इनहेल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के अंदर ही एस्थमा क्यों कॉज होता है और क्यों इनके एयरवेज में जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जब कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन किसी भी एलर्जन को इनहेल करता है तो उसकी एयरवेज उस एलर्जन के रिस्पॉन्स में हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करती और ना ही इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। जबकि एस्थमा का पेशेंट जब भी कोई एलर्जन इनहेल करेगा तो उसकी एयरवेज जो है वो उस एलर्जन के रिस्पॉन्स में ओवर रिएक्ट करेंगी, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करेंगी और इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगी। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाती हैं और नैरो एयरवेज की वजह से एयर फ्लो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं एस्थमा। एस्थमा जो है ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ का मतलब वो डिजीज़ेस जिनमें एयरवेज के अंदर डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज हो जाए, एयरवेज जो है वो नैरो हो जाए जगह जगह से और एयर फ्लो में प्रॉब्लम हो, एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेलेशन वो सही तरह से नहीं हो पाए, तो उनको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। और एस्थमा भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की ही एक टाइप है। इसके अलावा ये एक रिवर्सिबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है, मींस के एयरवेज जो है जो नैरो हो जाती हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को रिवर्स कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। कॉज की बात करें तो एस्थमा जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस की वजह से कॉज हो सकता है, जैसे कि स्मोक, फ्यूम्स, परफ्यूम, डस्ट, पॉलन, कोई भी ड्रग हो गई, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस कैन कॉज एस्थमा। सिम्टम्स की बात करें तो एक होता है एस्थमा का माइल्ड अटैक और एक होता है सीवियर अटैक। माइल्ड अटैक के अंदर हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, वीजिंग। वीजिंग मीन्स जो है वो एक विस्लिंग साउंड होता है जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द नैरो एयरवेज। जब एयरवेज नैरो हो जाती हैं और एयर उसमें ट्रैप होने लगती है और सही तरह से एक्सेल नहीं हो पाती तो एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं वीजिंग। इसके अलावा एस्थमा के अंदर ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है, टैकिपनिया, फास्ट ब्रीथिंग, एबल टू स्पीक इन अ सेंटेंस। माइल्ड अटैक के अंदर पेशेंट जो है वो अपना सेंटेंस एक सांस में कंप्लीट करने के काबिल होगा, जबकि सीवियर अटैक में बाकी सारे सिम्टम्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड नज़र आएंगे और पेशेंट जो है वो इस काबिल नहीं होगा कि वो अपना एक सेंटेंस एक सांस में मुकम्मल कर सके। तो ये हमारे पास हो गए सिम्टम्स। अब आप आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें एस्थमा में याद रखने होते हैं कि एस्थमा में कभी भी हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, ड्राई कफ होती है। कुछ हमें एलर्जिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि रनी नोज़ एंड वाटरी आइज, स्वेटिंग और साइनोसिस। मैंने आपको बताया कि एस्थमा के अंदर जो मसला होता है वो एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेशेंट एक्सेल नहीं कर पाता और वो उसको अंदर ट्रैप करने लग जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ट्रैप होने लग जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और कम ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से पेशेंट हाइपोक्सिया की तरफ जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी और ऑक्सीजन डिक्रीज, और ये कॉज करेगा साइनोसिस यानी कि डिसकलरेशन ऑफ स्किन, लिप्स वगैरह जो है, स्किन जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 65 mmHg तक जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हमें अबव 20 नज़र आएगा और हार्ट रेट जो है वो अबव 100 नज़र आएगा। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी को हम डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम जब आगे इसके ड्रग्स मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो हमें वो परफेक्टली समझ आ जाए। पैथोफिजियोलॉजी में 3 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ लिम्फोसाइटिक एंड इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन। एस्थमा के अंदर एयरवेज में जो इन्फ्लेमेशन कॉज होगी वो इन दो की वजह से कॉज होगी। सेकेंड, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स जो है वो हमें थिक नज़र आएंगे और कॉन्स्ट्रिक्ट नज़र आएंगे। इसके अलावा जो म्यूकस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम में अगर देखें तो ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाई है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें स्मूथ मसल्स जो हैं वो काफ़ी थिक नज़र आएंगे। इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स। इसके अलावा ये भी हमारे पास जो है वो स्मूथ मसल्स की लेयर है। स्मूथ मसल्स
कॉन्स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आएंगे। तो जो हमारा एयरवे का डायामीटर है वो हमारे पास नैरो होता चला जाएगा। यहाँ पर अगर हम डायामीटर को देखें तो ये अच्छा खासा है, यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुका है। सबसे पहला तो इसका रीज़न है वो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स हैं। दूसरा जो रीज़न है वो एडिमेटस स्वॉलन एपिथीलियम है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो एपिथीलियम की जो लेयर है हमारे पास, ये हमारे पास एपिथीलियम है, यहाँ पर एपिथीलियम की जो लेयर है वो हमें स्वेल नज़र आएगी, वहाँ पर एडिमा होगा यानी कि फ्लूइड अक्यूमुलेशन। इसके बाद जो थर्ड रीज़न है इनलार्ज म्यूकोसा। यहाँ पे अगर हम म्यूकोसा को देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल म्यूकोसा है और यहाँ पर ये म्यूकोसा इनलार्ज है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एडिमा की कंडीशन जो है वो डेवलप हुई हुई है। अब ये सारी जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं, तो एस्थमा जो है वो बेसिकली होता है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स। ये जितने भी एलर्जिक या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक्स की कंडीशन होती हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स की वजह से कॉज होती हैं। अगर आपको ये वाली पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई तो आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ का भी बेसिक जो है मैकेनिज्म समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें किस तरह से कॉज हो रही होती हैं। अब हम शुरू करते हैं मास्ट सेल्स से। मास्ट सेल्स हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं एक्सेप्ट RCNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तमाम कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में मास्ट सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है इसमें। सपोज़ यहाँ पर कोई भी एलर्जिन है, यहाँ पर हमने सपोज़ कर लिया है कि हमारे पास पॉलन है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करते हैं कि अगर कोई पॉलन एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की एयरवे के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द मैक्रोफेजेस। पॉलन जो है वो यहाँ पर एंटर करता है मैक्रोफेजेस के अंदर, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से हम इनको कहते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेज उस पॉलन को अपने अंदर जो है वो इनगल्फ करते हैं और उसके साथ इसके बाद जो है वो इसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब जो उसका अगर प्रोटीन पार्ट है तो वो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर तो इसका कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स पॉलन जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एस्थमा पेशेंट के अंदर जो पॉलन है वो मैक्रोफेज के अंदर तो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा, पार्शली डाइजेस्ट होगा। पार्शली डाइजेस्ट होकर मैक्रोफेज जो है वो इसको अपने ही जो सरफेस रिसेप्टर है वहाँ पर बाइंड करवा देगा। यह मैक्रोफेज है, इसके अंदर पॉलन है, ये पार्शली डाइजेस्ट हुआ और ये इसी की जो है सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ और ये अब प्रेजेंट होगा टू द इम्यून सिस्टम। अब यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स आएंगे, वो इसको कर लेंगे रिकॉग्नाइज और वो एक्टिव कर देंगे प्लाज्मा सेल्स को। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो इस पॉलन के अगेंस्ट बनाएंगे एंटी पॉलन एंटीबॉडीज़ और अब ये एंटी पॉलन एंटीबॉडीज़ थ्रू आउट द बॉडी जितने भी मास्ट सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है उनकी सरफेस रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड हो जाएंगी। अब तक जितना भी जो है हमारे पास प्रोसेस हुआ इसमें कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स हमें शो नहीं होगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम वही पॉलन सेम एलर्जिन एंटर करेगा फिर जो है वो मास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे और ये सारा जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब सेकेंड टाइम जो है वही पॉलन हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ। यहाँ पर हमारे पास ये प्रेजेंट है मास्ट सेल्स। ठीक है, मास्ट सेल्स के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है एंटीबॉडीज़। मास्ट सेल्स जो है वो पहले से रेडी खड़े हैं कि अब अगर कोई पॉलन आएगा तो वो उस एंटीबॉडी के हेल्प से क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और मास्ट सेल्स देन एक्टिव होकर उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। पॉलन जैसे ही आएगा एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी, मास्ट सेल्स को एक्टिव करेगी। अब मास्ट सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मास्ट सेल्स हमारे पास रिलीज़ करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स को, हिस्टामीन को, इजोनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें करेंगी क्या। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारा स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन लेयर है ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं और ये हमारी म्यूकोसा है।
प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे। ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो इनकी जो फ्लूइड होगा इनके अंदर वो यहाँ पर म्यूकोसा के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। म्यूकोसा जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द फ्लूइड अक्यूमुलेशन। इसके अलावा जो हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स है वो हमारी ब्लड वेसल की जो एपिथीलियम है जो नॉर्मली इस तरह से होती है, इसको इस तरह से श्रिंक कर देंगे एपिथीलियल सेल्स को। इस श्रिंकेज की वजह से जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स से जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और ये भी म्यूकोसा के अंदर अक्यूमुलेट होगा। इस वजह से हमारे पास म्यूकोजल एडिमा कॉज होगा। सेकेंडली जो हिस्टामीन है ये हमारे पास इन्हीं दोनों एक्शंस को इन्हेंस करेगा। ये दोनों जो हैं इज़िनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर और न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये इज़िनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को इस एरिया के अंदर अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो इस एरिया के अंदर एंटर करें और मज़ीद जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करें। इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इन दोनों एक्शंस को इन्हेंस करेंगे, यानी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और श्रिंकेज ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इसके अलावा ये यहाँ पर जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं इनमें से म्यूकस की जो सीक्रीशन है उसको इन्हेंस कर देंगे और ये जो है वो इस तरह से ये तमाम चीज़ें हमारे पास एयरवेज को नैरो कर देंगी। एयरवेज का जो डायामीटर होगा वो नैरो हो जाएगा। स्मूथ मसल्स जो हैं वो अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और एयर फ्लो जो है वो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये हमने बात कर ली एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी की। अब अगर हम एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करें तो पूरा मैकेनिज़्म वही होगा। जो हमारे पास एलर्जिन है वो उसकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी और वो थ्रू आउट द मास्ट सेल्स जो हैं वो बाइंड हो जाएंगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है। अब हमने जो है उसको सपोज़ आईवी पेनिसिलिन दे दी। जब फर्स्ट टाइम उसने पेनिसिलिन ली तो उसकी बॉडी ने क्या किया कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली और वो एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल्स पर अब थ्रू आउट द बॉडी जितने भी मास्ट सेल्स हैं उन सारे मास्ट सेल्स पर प्रेजेंट है। सेकेंड टाइप जब आईवी पेनिसिलिन दी गई यानी कि ब्लड में डायरेक्ट दी गई तो अब वो पेनिसिलिन तमाम मास्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देगी और मास्ट सेल्स तमाम बॉडी की ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट कर देंगे। उससे होगा क्या, ये हमारे पास हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स हैं। नॉर्मली जो हार्ट की कैपेसिटी होती है वो 5 लीटर होती है ब्लड को पंप करने की और जो ब्लड होता है वो भी 5 लीटर होता है। लेकिन जब हमारे पास तमाम ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड तो 5 लीटर ही रहेगा लेकिन कैपेसिटी क्या हो गई, ब्लड वेसल्स के डायलेट होने की वजह से डबल हो गई, सपोज़ 10 लीटर हो गई। तो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ दोबारा फ्लो नहीं करेगा बल्कि क्या होगा कि सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट के पास कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा और बॉडी शॉक में चली जाएगी, बीपी जो है वो डाउन हो जाएगा और इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी शॉक यानी एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में और भी हमें जो है वो साइंस नज़र आती हैं जैसे कि हिस्टामीन और ये सारे मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से स्किन रैशेस, स्वेलिंग, एडिमा, ये सारे सिम्टम्स भी नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम कॉमन एलर्जीज़ की बात करें जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो वो एलर्जीज़ स्पेसिफिक एरिया के मास्ट सेल्स एक्टिवेट होने की वजह से होती है। जैसे कि अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो वो नोज़ के मास्ट सेल्स एक्टिव हुए और वहाँ पर जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस कॉज किया। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो मींस आइज़ के अंदर कोई एलर्जन एंटर हुआ तो वो स्पेसिफिकली आइज़ के मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगा और आइज़ के अंदर रेडनेस और इस तरह के सिम्टम हमें नज़र आएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अस्थमा की डायग्नोसिस और उसकी ड्रग्स के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।